सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे। मैं पिछला जो वीडियो था मेरा वो था लिनक्स के ऊपर। बेसिक लिनक्स मैंने बता दिया था, हिस्ट्री आपको बता दी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके आगे के ऊपर। ठीक है, इसका आगे का जो वीडियो है कि बेसिक फाइल सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, विंडोज का फाइल सिस्टम कितना अलग है, लिनक्स का कितना अलग है, ये सारा इस वीडियो में अपन आज देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों कि एक नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है इसी चैनल पे। ठीक है, जो कि कोर्स होगा 2 जून से। 2 जून जो भी आने वाली डेट है उसके उस 2 जून से अपना कोर्स लॉन्च हो रहा है बेसिक एथिकल हैकिंग का, जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस एथिकल हैकिंग पूरे 23+ मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है, और लाइव आप मेरे से मिल सकते हैं। मैं लाइव आपके साथ क्लासें करूंगा लाइव जूम पे। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स है, वो सारे अपने क्लियर करेंगे। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार अपनी क्लासेस रहेंगी 1 घंटे की, और करीबन 4 to 5 मंथ कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। तो अगर उस कोर्स को किसी को एनरोल करना है, कोर्स लेना है, जल्दी कोर्स खत्म करना है, बेसिक एथिकल हैकिंग मतलब एथिकल हैकिंग बेसिक से लेकर के एडवांस पूरा है ना, जिसमें लेकर के अपन नेटवर्किंग से लेकर क्रिप्टोग्राफिक तक पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज है कि कुछ कंटेंट में यहाँ नहीं डाल सकता, लेकिन वो कंटेंट भी वहां पर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर कोई उस कोर्स में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप जाके वहां पे बुक करिए डेमो स्लॉट। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉपर क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हो गई बात। अब बढ़ते हैं अपन आज की लिनक्स की क्लासेस के ऊपर। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है वो है अपनी लिनक्स फाइल सिस्टम पे। तो फाइल सिस्टम के लिए मैं ले चलता हूँ आपको पीपीटी पे, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये पीपीटी मैंने ऑन कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स की, कि लिनक्स का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो लिनक्स का आर्किटेक्चर मैं आपको दो चीजों से बताता हूँ। पहला है विंडोज, ठीक है, और दूसरा है लिनक्स। भाई आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि भाई विंडोज का हायरार्की क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, और लिनक्स का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विंडोज के ऊपर। तो विंडोज के ऊपर क्या आता है, सबसे पहले आता है हार्डवेयर। भाई आप हार्डवेयर है, अपन को जो दिखता है वो हार्डवेयर है। उसको चलाता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर मॉनिटर चलाना है, मुझे अगर अपना पेन चलाना है ना, राइटिंग पैड वगैरह है, माउस चलाना है, कीबोर्ड चलाना है, तो मुझे उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, विंडोज डालना पड़ेगा, या कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। ठीक है, विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंटरेक्ट करता है, शेल से। और शेल के द्वारा इंटरेक्ट कौन करता है, यूजर। यूजर क्रिएट कर सॉरी यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है शेल के माध्यम पे। जैसे मान लीजिए मैं अगर मुझे अगर कोई विंडोज में कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, या मान लीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो वो सीधा कमांड कहाँ जाएगा, शेल के माध्यम से जाएगा। बैकएंड में क्या करेगा, वो आपकी कमांड रन होती रहती है, और फिर वो इंटरेक्ट करेगा ओएस से, और ओएस किसको आज्ञा देगा, हार्डवेयर को। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे को माउस चलाना है, तो ये माउस जो चल रहा है ये शेल के माध्यम से चल रहा है। ठीक है, सेम केस लिनक्स में हो जाता है यहाँ पे हार्डवेयर के साथ कर्नल। तो ये दो डिफरेंस है। दो डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है लिनक्स में, कि यहाँ पर विंडोज को ओएस बोला जाता है, हार्डवेयर से जो इंटरेक्ट करता है वो ओएस करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लिनक्स में वो कर्नल करता है, उसको कर्नल बोला जाता है। कर्नल प्लस जीपीयू जो है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, वो जोड़ देंगे तो ओएस बन जाता है, बट फिलहाल उसको कर्नल ही बोलते हैं। ठीक है, और फिर कर्नल करता है शेल से इंटरेक्ट, और फिर यूजर है, यूजर करता है शेल से इंटरेक्ट। तो ये दोनों शेल से इंटरेक्ट करते हैं, कर्नल भी यूजर भी। यहां पर भी शेल से इंटरेक्ट कौन करता है, यूजर, और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों शेल से इंटरेक्ट करते हैं। अपन सबसे पहले इंटरेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है, उसके बाद वो जाता है हार्डवेयर पे। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने सीएमडी ओपन करा, विंडोज के केस में सीएमडी ओपन करा, मैंने लिखा कि सीडी, और मैंने यहाँ पे कोई फोल्डर का नाम दे दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, या तो आप जैसे देखिए विंडोज में क्या है, या तो आप सीएमडी के थ्रू चला लीजिए, ठीक है, या फिर आप जो अपना जो ग्राफिक्स है विंडोज में, जिसको बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके जरिए आप इसको चला लीजिए। तो ज्यादातर जो यूजर्स हैं, मतलब 99.99 यूजर जो है विंडोज के हैं, वो जीयूआई वर्जन पे चलाते हैं। जैसे क्लिक कर दिया, ठीक है, फोल्डर को ओपन कर दिया क्लिक करके, तो ये क्या है, ये जीयूआई चलता है। लेकिन जीयूआई बैकएंड में काम करता है शेल के साथ। जैसे मान लीजिए मैं ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं कीबोर्ड से इसको शॉर्टकट प्रेस करता हूँ, तो वो कहाँ बैकएंड में कहाँ चल रही होती है उसकी कमांड, शेल के अंदर। ठीक है, वो शेल के अंदर चल रही होती है।
क्लियर? वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो शेल के अंदर चल रही होती है कमांड, और शेल करता है इंटरेक्ट ओएस से, और ओएस फिर जो उसको कमांड देता है वो हार्डवेयर को कमांड देता है कि भाई कॉपी पेस्ट इसने करा है तो मुझे कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करनी है या पेस्ट करना है, डिलीट करना है, जो भी, मतलब कीबोर्ड के माध्यम से जो आप काम करते हैं वो सारा शेल में रिकॉर्ड होता है। क्लियर? उसके बाद यूजर जो है वो शेल से इंटरेक्ट करता है, शेल ओएस से, ओएस हार्डवेयर से। सेम काम लिनक्स में होता है। यूजर क्या करता है, शेल पे इंटरेक्ट करता है, शेल कर्नल से, कर्नल हार्डवेयर से। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो कमांड लाइन पॉपुलर है, ठीक है? इसलिए लिनक्स पॉपुलर भी है और यहां पे प्रोसेसिंग फास्ट भी होती है, ठीक है? एक चीज आपने माइनर चीज देखी होगी कि विंडोज थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है, लिनक्स उतने में फास्ट है। क्यों? क्योंकि यूजर पहले इंटरेक्ट करता है शेल से, ठीक है? शेल फिर उसको जीयूआई में कन्वर्ट कर देता है ना? क्योंकि आप जीयूआई चला रहे हैं तो वो जीयूआई में कन्वर्ट करता है। अगर आप कमांड के जरिए चलाएंगे तो कमांड के जरिए बहुत जल्दी काम होता है। अगर आप विंडोज को कमांड के जरिए चलाते हैं तो बहुत जल्दी काम करता है। या फिर मैं आपको बताऊं, अगर आप कीबोर्ड से चलाते हैं, कीबोर्ड से ऑपरेट करते हैं बिना माउस के, तो बहुत जल्दी काम होता है, ये आपने नोटिस किया होगा। लेकिन अगर आप माउस से चला रहे हैं तो थोड़ा देर में काम, जैसे आपने एक फोल्डर, मान लीजिए आपने एक फोल्डर माउस से क्लिक किया तो वो थोड़ी देर में खुलेगा, लेकिन वही फोल्डर अगर आप कीबोर्ड से ओपन करते हो तो बहुत जल्दी खुलता है। क्यों? क्योंकि वो कमांड सीधे कहां पे खुलती है, सीधे खुलती है शेल के अंदर। अब यूजर क्या करता है, जैसे यूजर जीयूआई को, जैसे यूजर शेल को बोलता है कि भाई मैंने जीयूआई के जरिए ही आपको कमांड दिए, तो आप जीयूआई में चलाइए पहले। तो यहाँ पे शेल क्या करता है, जैसे आपने कोई माउस से, जैसे कोई एंटर प्रेस किया या माउस से मान लीजिए आपने ना क्लिक किया, तो ये पहले शेल के पास जाएगा, शेल उसको कन्वर्ट करेगा जीयूआई में, फिर जीयूआई उसको कन्वर्ट करेगा वापस कमांड लाइन में, फिर उसको चलेगा ओएस में, फिर हार्डवेयर में। तो ये 4-5 प्रोसेस चलती है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर क्या होता है, यूजर क्या करता है, पहले शेल को कमांड देता है, शेल सीधा कर्नल को, सीधा हार्डवेयर को, तो इससे प्रोसेसिंग फास्ट होती है। इसलिए ही कमांड लाइन में प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। ध्यान रखना, अगर आप कोई चीज, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन के थ्रू चला रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग हमेशा फास्ट होगी। और अगर आप कोई कोई भी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं जीयूआई के माध्यम से, तो उसकी प्रोसेसिंग धीरे होगी। ये ऑब्वियस सी बात है, स्लो होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, शेल जो है वो बट जाता है जीयूआई में, फिर कमांड लाइन में। पहले जीयूआई पे भेजेगा, फिर उसको कन्वर्ट करके वो कमांड में भेजेगा, देन उसके बाद में काम करेगा। यहाँ पे लिनक्स में क्या होता है, यूजर सीधा शेल को भेजता है, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा टर्मिनल में काम करते हैं, कमांड लाइन पे तो आपने सीडी डाउनलोड किया तो तुरंत खुल जाता है। बहुत फास्ट काम करता है लिनक्स। इसलिए लिनक्स और विंडोज में थोड़ा ये डिफरेंस है। तो आप समझ गए आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी हायरार्की के बारे में, मतलब टेक्निकल टर्म्स, कुछ कॉमन टर्म्स है जो हम विंडोज में यूज करते हैं, जो लिनक्स में यूज करते हैं। जैसे कि हम विंडोज में यूज करते हैं फोल्डर, जैसे यहाँ पे मैं विंडोज लिख देता हूँ, विंडोज, और यहाँ पे है लिनक्स, ठीक है? तो विंडोज में हम क्या बोलते हैं, फोल्डर को फोल्डर बोलते हैं। मतलब अगर आप कोई एक बॉक्स बनाते हैं, कोई एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको उसमें फाइल रखते हैं, तो फोल्डर को फोल्डर बोला जाता है, ठीक है? एक पैकेट, उसी फोल्डर को लिनक्स में बोला जाता है डायरेक्टरी। ध्यान रखिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कई बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई लिनक्स में फोल्डर को क्या बोलते हैं। कई बार बच्चों को ये भी नहीं आता कि क्या बोला जाता है। इतने या तो वो नर्वस हो जाते हैं वहां जाके, या फिर उनको बेसिक्स बहुत बहुत कम बेसिक्स होते हैं उनके पास में, क्लियर ही नहीं होते लिनक्स के। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है जो याद रहनी चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोलते हैं लिनक्स में, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को लिनक्स में बोलते हैं रूट यूजर। अब ये कई बच्चों को नहीं पता, या माइनर से चीजें पता भी है तो ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते। तो इसलिए मैं अभी फिर कह रहा हूं आपसे कि आप लिनक्स को मजबूत करिए, बहुत मजबूत करिए। लिनक्स एक ऐसा बेस है कि अगर आपको लिनक्स को अच्छे से चलाना आ गया तो आप किसी भी कंपनी में नहीं रुकेंगे। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, जॉब पे, आपको तुरंत कंपनी रख लेगी, क्योंकि लिनक्स बहुत मजबूत है आपका। विंडोज में कोई काम नहीं करवाता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। किसी भी कंपनी में, कोई बहुत छोटी मोटी कंपनी होगी जो विंडोज में काम करवाती है, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आजकल लिनक्स यूज होने लग गया। तो अगर आपकी लिनक्स बहुत मजबूत है तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे, ठीक है? तो लिनक्स पे काम करना सीखिए दोस्तों, विंडोज को हटा दीजिए, ठीक है? हाँ, विंडोज को आप नॉर्मली मूवी वगैरह देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, या फिर जो भी आप काम करते हैं इधर उधर का, उसके रखिए। लेकिन नॉलेज के लिए अगर आपको काम करना है, 2-3 घंटे डेली लिनक्स पे काम करिए। ऐसे ही काम कर लीजिए, जैसे उबंटू पे काम कर सकते हैं, ठीक है? जो हैकिंग फील्ड से नहीं है वो बता रहा हूँ, लेकिन जो हैकिंग फील्ड से है वो डेली काली लिनक्स पे काम करिए, पैरेट पे काम करिए, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि यार इसको काम करना कितना आसान है। लिनक्स बोला जाता है कि ये हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, विंडोज से भी आसान है, ठीक है?
बस अपन मानते हैं कि यार क्योंकि हमें कमांड याद नहीं रहती तो हम सोचते हैं कि कौन कमांड करेगा, लेकिन सच बताऊं तो लिनक्स बहुत ईजी है। तो फोल्डर, आगे चलते हैं। तो फोल्डर को बोलते हैं डायरेक्टरी लिनक्स में, एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं रूट यूजर, फाइल को फाइल ही बोला जाता है। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं, मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने विंडोज में MS ऑफिस इंस्टॉल करा, ठीक है, या आपने मान लीजिए कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं विंडोज में। लेकिन उसी सॉफ्टवेयर को विंडोज में सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लेकिन उसी सॉफ्टवेयर को लिनक्स में बोला जाता है पैकेजेस। क्या बोला जाता है? पैकेजेस। कि ये पैकेजेस आपके पास है या नहीं है। तो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई विंडोज में क्या बोला जाता है और लिनक्स में उसको क्या बोला जाता है। क्लियर है? आई होप अब आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फाइल सिस्टम की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने विंडोज की एक फाइल सिस्टम बनाई है, एक लिनक्स की फाइल सिस्टम बनाई है, दोनों की फाइल सिस्टम थोड़ी बहुत अलग है। जैसे सबसे पहले आते हैं विंडोज के ऊपर। तो विंडोज का फाइल सिस्टम क्या है? सी। और ये सी को डिनोट करता है इस तरीके से, ये जो है ये बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। सी ड्राइव ऐसे होती है, जब आप CMD ओपन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में, तो सी ड्राइव इस तरह से होता है। और यहां पर जो होता है लिनक्स, वो इस तरीके से होता है, इसको बोलता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड स्लैश। स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो खैर इसके बाद बात में करेंगे। तो विंडोज का फाइल सिस्टम क्या है? प्रोग्राम फाइल्स होती है, जो सी ड्राइव होती है। जैसे आप कभी भी कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट कहाँ जाती है? सी ड्राइव में बनती है। हाँ, उसके बाद आप पार्टीशन कर सकते हैं, जैसे आप डी ड्राइव बना सकते हैं, ई ड्राइव बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन जब आप नया कंप्यूटर लेते हैं या आप चाहते हैं कि भी मेरी सारी फाइलें एक ही ड्राइव में रहें, तो वो सारा सी ड्राइव में रहता है। अब सी ड्राइव में अपनी फाइलें रहती है, जैसे प्रोग्राम फाइलें, जो आपके सॉफ्टवेयर फाइलें होती है, जो आपको चलाती है, जो विंडोज को चला रही है। फिर एक होती है यूजर्स की फाइलें, जैसे आपको यूजर्स क्रिएट करते हो, जैसे मान लीजिए एक तो होता है एडमिन यूजर, ठीक है, एक होता है आप जो यूजर क्रिएट करते हो, जैसे कि मान लो कोई गेस्ट यूजर क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो जैसे एडमिन यूजर का आप पासवर्ड ओपन करेंगे, या एडमिन यूजर का आप पासवर्ड डालते हैं कि भाई एडमिन यूजर के साथ पासवर्ड होना चाहिए, तो पासवर्ड के साथ खुलता है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई गेस्ट यूजर का भी एक पासवर्ड होना चाहिए, तो गेस्ट यूजर का भी आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो एडमिन तो क्या होता है? एडमिन की क्या होती है कि एडमिन क्या है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, यूजर्स बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, ठीक है, फाइलों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन यूजर्स नहीं कर सकता। यूजर सिर्फ फाइलों को देख सकता है, ठीक है, ना यूजर क्रिएट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, बस गेस्ट यूजर फाइलों को देख सकता है। लेकिन एडमिन के पास पावर है कि वो हर काम कर सकता है, वो पूरा कंट्रोल कर सकता है विंडोज को। तो ये यूजर से रिलेटेड फाइलें होंगी। उसके बाद होगी प्रोग्राम 86 की फाइलें, जो 32 बिट होती है। कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो 32 बिट में काम करते हैं, उसकी फाइलें यहाँ पे होती है। और फिर होता है लॉग्स की फाइलें, मतलब जो हम डेली काम करते हैं, कुछ ना कुछ लॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, जैसे हमने कब कंप्यूटर खोला, हमने और क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, हमने क्या ड्राइवर इंस्टॉल किया, क्या डिलीट किया, सब कुछ लॉग्स में जाके रिकॉर्ड होता है। तो ये कुछ फाइलें होती हैं। तो आप क्या करेंगे, इन फाइलों में से कभी भी किसी को डिलीट करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप इनमें से किसी भी चीज को डिलीट कर देंगे तो आपकी विंडो करप्ट हो सकती है, या फिर हो सकता है आपका कोई सॉफ्टवेयर चले नहीं। ठीक है, तो आप कभी भी इन फाइलों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते। आप छेड़छाड़ कहाँ करेंगे? डी में, ई में, सी में, जहां आप अपनी यूजर्स की फाइल रखते हैं, कोई डेटा रखते हैं अलग से। लेकिन आप कभी भी इन फाइलों को छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि इसमें विंडोज को चलाने वाली उसको सपोर्टेड फाइलें चलती है। क्लियर है? अब मैं बात बताता हूं आगे लिनक्स के ऊपर। तो लिनक्स में क्या है कि लिनक्स में कुछ स्ट्रक्चर इसलिए होता है, जैसे कि यहाँ पे रूट यूजर है, रूट के एक फाइल बनती है, अलग से ड्राइव बनती है, होम की एक अलग से ड्राइव बनती है ना, ड्राइव बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो वॉल्यूम होता है विंडोज में, वॉल्यूम ड्राइव, ठीक है, यहाँ पर भी वॉल्यूम ड्राइव ही यूज होता है ज्यादातर, ठीक है। तो फोल्डर यहाँ पे बोला जाता है, डायरेक्टरी यहाँ पे बोला जाता है। तो डायरेक्टरी क्रिएट होती है एक तो रूट की, फिर होम की, फिर बूट की, फिर ईटीसी, फिर यूजर्स, फिर बिन। क्लियर? ये कुछ फाइलें होती है। अब इसको आगे चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन से डायरेक्टरीज में कौन कौन सी फाइलें होती है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात। वो इंपॉर्टेंट बात ये कि जो विंडोज का जो सी ड्राइव है, वो बैकवर्ड स्लैश को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये है बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। और जो लिनक्स का साइज सिस्टम है वो एस स्लैश को सपोर्ट करता है, इसको बोलता है फॉरवर्ड स्लैश। अब आप बोलेंगे कि सर ये बैकवर्ड कैसे है, ये और सॉरी ये फॉरवर्ड कैसे है और ये बैकवर्ड कैसे है? तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये बैकवर्ड है तो इसको एक डब्बा, इसको एक क्या कर दो, ये बना दो, तो ये क्या पीछे की तरफ हो गया, इसकी तरफ है तो ये बैकवर्ड है।
और इस डंडे को आप एक और बना दो, यहाँ पे एक सिर बना दो, ये आगे की तरफ है, तो इसको फॉरवर्ड बोला जाता है, इसको बैकवर्ड बोला जाता है, इतना ध्यान रखना। तो ये जो सॉरी ये जो है ये निशान है, ये बैकवर्ड का है, और ये जो निशान है ये फॉरवर्ड का है। ठीक है, इसमें से अंतर है। कई बार बोला जाता है, कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि बैकवर्ड स्लैश कहाँ यूज होता है, विंडोज में। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डिस्कार्ड किया, मैं गया सीएमडी पे। ठीक है, यहाँ सीएमडी पे मैं गया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैं, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, क्लियर है। ये क्या है, स्लैश है ना। यहाँ पे ये देखिए विंडोज के आगे जो दिख रहा है ये बैकवर्ड स्लैश है। ऐसे ही जो लिनक्स होता है उसमें फॉरवर्ड स्लैश होता है। जैसे लिनक्स में आप जाएंगे तो ये देखिए लिनक्स मशीन है, मैं आपको ओपन कर लेता हूँ टॉर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आप टर्मिनल को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे टर्मिनल को मैंने ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया sudo, ठीक है, su, और उसको मैंने पासवर्ड दे दिया। ये देखिए, ये जो स्लैश होम स्लैश काली, ये क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये स्लैश पे थोड़ा अंतर पड़ता है। क्लियर, इतना आप समझ गए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। हालांकि बहुत डीप कंसेप्ट है, लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है आपको। ठीक है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इतना हमें समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ फाइल सिस्टम है जिसको हमें समझना है। अब विंडोज के फाइल सिस्टम को आप समझ गए। जैसे विंडोज के फाइल सिस्टम को अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूं आपको दोबारा, और यहाँ पर मैं बताऊं, ठीक है, एक बार डिस्कार्ड कर दूं, यहाँ पर मैं आपको बताऊं। देखिए, जो जिस पीसी में आप जाएंगे तो देखो जो मेरी सी ड्राइव है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ब्लैकविन मेरी सी ड्राइव है, यहाँ पे देखिए काफी सारे मेरे पास फोल्डर्स है। जैसे देखिए यहाँ पर विंडोज के कुछ लॉग्स फाइल हैं। ठीक है, यहाँ पर AMD का है, परफॉर्म लॉग्स का है, इसमें लॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, विंडोज का है। ठीक है, विंडोज में मेरी सारी विंडोज की फाइलें जो विंडोज को चलाती हैं। ठीक है, इसके बाद यूजर्स है, जो मैंने यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। जैसे मैंने ब्लैकविन है, मेरा एक एडमिन यूजर है, एक ही यूजर क्रिएट कर रखा है, तो सारी सारी फाइल्स इसके अंदर है। ठीक है, मैंने और कोई यूजर क्रिएट नहीं करा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पाइथन जो प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम डेटा, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पर है। और भी जैसे आप अगर आप मान लीजिए जीपीयू से रिलेटेड अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या आपके ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपके फाइल्स यहाँ आ जाएगी, जैसे एनवीडिया वगैरह है। अगर आप कोई पाइथन की फाइल इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ आ जाएगी। कोई जैम फाइल, कोई होस्ट अगर आपने कर रखा है, कोई वेबसाइट को होस्ट कर रखा है, तो उससे रिलेटेड फाइल यहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर है। तो इस तरीके से अब इनमें से मैं किसी भी एक यूजर्स को क्या डिलीट कर सकता हूं? क्या अगर डिलीट करूंगा तो मेरी जो ड्राइव है वो सही से काम नहीं करेगी, जो मेरी विंडो है वो सही से काम नहीं करेगी। तो ये एक क्या है, फाइल सिस्टम है। और दूसरी बात ये दोस्तों, मैंने आपको ये बोला कि अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो कितनी लेट खुला है, लेकिन अगर वो सीएमडी में मैं वो काम करूंगा तो बहुत जल्दी होगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए DIR करता हूँ, ठीक है, ये देखिए कितनी जल्दी फास्ट काम हो रहा है। तो ये क्या है, अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो बहुत जल्दी काम होता है, क्योंकि कमांड लाइन जो है, देखिए जो कंप्यूटर है वो हमेशा कमांड लाइन को ही समझता है, बनाया गया है इसलिए कमांड लाइन के थ्रू। पहले जब कंप्यूटर बने थे तो कमांड लाइन पे चलते थे, डॉस पे चलते थे। वो तो क्या है कि भाई हम आगे बढ़ते गए, और भाई अब याद रखना बहुत मुश्किल है कमांडो को, तो एक GUI वर्जन बना दो, तो बना दिया, बच्चा भी इसको कर लेता है क्लिक करके। लेकिन ये तो हर कोई कर सकता है भाई। अगर आप विंडोज पे काम करना चाहते हैं तो विंडोज पे तो हर कोई काम कर सकता है, फिर आप में और बाकी यूजर्स में कैसे फर्क रहेगा? तो इसके लिए आपको लिनक्स तो सीखनी पड़ेगी। कि भाई जैसे आप कंपनी में गए, एक को विंडोज अच्छे से आती है, एक को लिनक्स अच्छे से आती है, अब बताइए कौन हायर हायर होगा पहले? जिसको लिनक्स अच्छे से आती है, क्योंकि विंडोज में तो कंपनी काम ही नहीं करती है, उनको मतलब ही नहीं है विंडोज से। और विंडोज पे सभी को काम करना आता है, 95% लोगों को विंडोज में काम करना आता है। लेकिन लिनक्स पे काम अच्छे से किसको आता है, वो प्रायोरिटी वाली बात है। तो आप समझ गए लिनक्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अपन वापस चलते हैं अपनी PPT पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात करते हैं हम लिनक्स के फाइल सिस्टम पर। सबसे पहले फाइल आता है फॉरवर्ड स्लैश होम। अब ये होम क्या है? तो ये होम है, होम डायरेक्टरी ऑफ अदर यूजर्स। अदर यूजर्स का मतलब, अगर आपने मान लीजिए कोई आपने कोई मान लीजिए ना कोई यूजर्स क्रिएट कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने होम और स्लैश काली जो आपको दिखाया था अभी, तो मैंने काली नाम का एक यूजर क्रिएट किया। ठीक है, तो वो क्रिएट, उसकी सारी फाइलें कहाँ जाएगी? स्लैश होम में जाएंगी, स्लैश होम
और स्लैश काली। और स्लैश काली की जगह जैसे मान लीजिए मैंने स्लैश देव लगा दिया, या मैंने कोई और यूजर क्रिएट कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मुकेश एक यूजर क्रिएट कर दिया, या मान लीजिए हैकर एक यूजर क्रिएट कर दिया, तो सारी फाइलें किसमें जाएंगी? हैकर में, क्योंकि मैंने यूजर्स हैकर के नाम से यूजर बना दिया, मुकेश के नाम से बना दिया, देव के नाम से बना दिया, काली के नाम से बना दिया। इसके अलावा जो एडमिन यूजर होता है वो भी इस होम डायरेक्टरी को खोल सकता है, क्योंकि जो एडमिन है, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो होम डायरेक्टरी है वो ऑल यूजर्स के लिए, एक तरह से ये मान लीजिए आप, ठीक है, सारे यूजर्स इस होम डायरेक्टरी को खोल सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंटली एक यूजर्स के लिए ही बना होता है, तो इसको कोई भी खोल सकता है, कितने भी यूजर्स इसको चाहे खोल सकते हैं। लेकिन जो रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, इट इज होम डायरेक्टरी ऑफ फॉर रूट यूजर, मतलब जो एडमिन यूजर है, जो एडमिन की से रिलेटेड सारी की सारी फाइल्स हैं रूट की, वो सिर्फ रूट में जाएंगी, इनको सिर्फ एडमिन यूजर ही खोल सकता है। अगर आप एडमिन यूजर नहीं है, रूट यूजर नहीं है, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? तो जो होम वाली डायरेक्टरी है इसको यूजर्स भी एक्सेस कर सकते हैं और रूट यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं, एडमिन भी। लेकिन जो एडमिन यूजर है, जो रूट यूजर है, जो रूट डायरेक्टरी है, उसको सिर्फ रूट यूजर ही एक्सेस कर सकता है, बाकी के जो होम वाले यूजर्स हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क देख लीजिए। जो होम डायरेक्टरी है उसमें जितने भी यूजर्स बनेंगे वो सबके लिए एक्सेसिबल रहेंगे, कितने भी यूजर्स आप बना लो कोई भी खोल सकता है उसको, एडमिन भी खोल सकता है, जितने भी आप यूजर्स क्रिएट करेंगे वो भी उन फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो रूट डायरेक्टरी में जो फाइल है, सिर्फ और सिर्फ एडमिन यूजर्स ही उसको एक्सेस करेगा, इसके अलावा और कोई भी उसको एक्सेस नहीं करेगा। समझ गए आप इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बूट के बारे में, स्लैश बूट। तो ये स्लैश बूट क्या होता है? जैसे मान लीजिए, हाँ एक सेकेंड, हाँ, तो स्लैश बूट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, जैसे मान लीजिए विंडोज में, अगर जब विंडोज बूट होता है ना, तो क्या होता है कि बूट होता है तो वो चेक करता है कि भाई आपकी हार्ड डिस्क सही है या नहीं है, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है, पूरे डिवाइसेस को चेक करता है, ठीक है, वो सही तरीके से है या नहीं है। मतलब जैसे आपने मान लो जी बटन ऑन किया, फिर थोड़ा टाइम लगता है ना, एक स्क्रीन आती है विंडोज ऑन होने की, है ना, फिर 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम लगता है, वो चेक करता है आपके डिवाइसेस को कि भाई पावर सही है या नहीं है, सारी चीजें चेक करता है। तो जब चेक कर लेता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, तब आपकी विंडोज क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए लिनक्स में भी ये होता है कि मान लीजिए कोई बूटेबल फाइल होती है, अगर सही तरीके से सब कुछ सही है ना, हार्ड डिस्क प्रॉपर है, रैम सही से काम कर रही है, सारी चीजें सही है ना, जो फाइल है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सारी चीज सही काम कर रही है, ड्राइवर प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं, तो सारी की चीजें ऑन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप पे, ठीक है, विंडोज 10 को इंस्टॉल किया, या मान लीजिए किसी भी चीज को इंस्टॉल किया आपने, अब आपके ना बैटरी ऑफ हो गई, ठीक है, बैटरी आपकी ऑफ पड़ी है, और जैसे ही आपने क्लिक किया, क्या वो ऑन होगा? नहीं होगा। और जैसे ऑन होगा तो बता देगा कि भाई आपकी बैटरी ऑन नहीं है, पहले आप चार्ज लगाइए, उसके बाद आपकी विंडोज ऑन होगी। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर को चलाने के लिए बूटेबल फाइल नहीं है, कॉन्फ़िग सारे डिवाइसेस काम नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई है, तो वो आपके जो फाइल सिस्टम है वो आएगा ही नहीं, बोलेगा भाई आपके हार्ड डिस्क लगी हुई नहीं है, रैम नहीं है, तो वो ऑन नहीं होगा, चलेगा नहीं, स्क्रीन नहीं आएगी, सीपीयू चल जाएगा बट वो स्क्रीन नहीं आएगी, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि रैम चलाती है आपके सिस्टम को, ठीक है, हार्ड डिस्क और रैम वो चलाती है आपके सिस्टम को। तो अगर नहीं लगी होगी, डिटेक्ट नहीं करेगा, तो बोलेगा भाई डिटेक्ट नहीं कर रही। विंडोज अगर नहीं होगी, बूटेबल फाइल नहीं होगी, तो डिटेक्ट नहीं करेगा, तो वो आपको एरर दे देगा कि भाई विंडोज, ठीक है, आपके पास कहीं भी आता होगा विंडोज एरर फाइल, या रिकवरी आएगा कि भी रिकवर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बूटेबल फाइल, एक भी बूटेबल फाइल करप्ट हो गई, है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। तो जो इस चीज को है कभी छेड़ना ही नहीं है। अब विंडोज में ये चीजें होती है, विंडोज में जैसे यहाँ पे बूट लिखा हुआ है ना, वैसे विंडोज में विंडोज नाम का एक फोल्डर होता है, उसमें सारी की सारी चीजें होती है। तो इसी तरीके से, ठीक है, एक टर्म और है, एक टर्म होती है दोस्तों पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सिस्टम री स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए लिनक्स हो, विंडोज में जब कोई भी सिस्टम स्टार्ट होता है, तो वो सारे आपके डिवाइसेस को, सारे मशीन्स को, आपकी फाइलों को चेक करता है। वो इनएक्टिव फॉर्मेट में होती है, जो मशीन होती है ना वो एक्टिव नहीं होती, ठीक है, आपके हार्डवेयर मॉनिटर सब कुछ बंद होता है, लेकिन जब पावर ऑन करते हो, जब चालू हो जाते हैं, तो उन्हीं सारी फाइल्स को और हार्डवेयर को इनएक्टिव मोड से एक्टिव मोड में लाने के लिए ये बूट जो है सपोर्ट करता है। क्लियर? वो सब चेक करेगा आपके पीसी को, आपके हार्डवेयर को, मॉनिटर को, है ना, आपके
जो छोटी छोटी मदरबोर्ड की चीजों को चेक करेगा कि सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। अगर एक भी चीज मिसिंग है तो वो एरर दे देता है। इसी तरीके से ये बूट फाइलें काम करती है। क्लियर। और लिनक्स में भी इस तरीके से काम करते हैं। लिनक्स में क्या है कि बूट क्या है, सिस्टम सिस्टम के अंदर फाइलें होती है, बूट फाइल, है ना, कि आपके हार्ड डिस्क की फाइल, आपके रैम की फाइल, और भी सब बहुत बूटेबल फाइल होती है लिनक्स की बूटेबल फाइल। अगर इनमें से एक भी बूटेबल फाइल डिलीट हो गई तो ये आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा, जो आपकी सिस्टम मशीन है वो क्रैश हो जाएगी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये बूट फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है, सॉरी, इसको कभी भी आपको छेड़ना नहीं है। अब आता है ईटीसी पे। तो ईटीसी क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब क्या होता है कि भी जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक माउस का ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ गई? ईटीसी में। मैंने कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी ड्राइवर, या मान लीजिए मैंने कोई भी ड्राइवर जैसे साउंड का हो गया, या स्क्रीन का हो गया, जीपीयू का हो गया, ग्राफिक्स का हो गया, कोई भी रिलेटेड कोई भी हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं किस में जाएंगी? ईटीसी फाइल में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी फाइलें होती है, विंडोज में नहीं होती लेकिन इसमें होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई ईटीसी फाइल, जैसे कोई सॉफ्टवेयर फाइल है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए टॉर एक सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स में, अगर आपको उसको चेंजेस करना है तो आप कहाँ जाएंगे? ईटीसी में जाएंगे। मतलब आपको अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना है तो कहाँ जाएंगे? ईटीसी में जाएंगे। लिनक्स में सॉफ्टवेयर को चेंज किया जा सकता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज किया जा सकता है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप ईटीसी में जाएंगे। विंडोज में उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लिनक्स में उसको चेंज कर सकते हैं आराम से, और करके भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है। तो ईटीसी फाइल का मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो कहाँ जाके सेव होती है? ईटीसी डायरेक्टरी में। समझ गए आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होते हैं यूजर्स वाली फाइल। तो यूजर्स जो स्लैश यूएसआर है, इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड इन डायरेक्टरी। इसका मतलब जो भी कोई पैकेजेस आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एपीटी इंस्टॉल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एपीटी इंस्टॉल, और मैंने लिखा यहाँ पे मान लीजिए एपीटी इंस्टॉल टॉर या एपीटी इंस्टॉल जी एडिट, तो कहाँ जाके सेव होगा? यूजर्स में जाके सेव होगा। ठीक है, यूजर्स की फाइल है, वहां जाके सेव ऑटोमेटिक हो जाएगा यूएसआर में। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो वहां जाके सेव होता है। ठीक है। कोई पैकेजेस आपने इंस्टॉल किए, कोई कोई भी आपने चीज, कोई अदर लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करी, पैकेज इंस्टॉल किए, तो कहां जाके सेव होंगे? यूजर्स वाली फाइल में। ठीक है। उसके बाद होती है स्लैश बिन बाइनरी। इसका मतलब ये स्लैश बिन और ये एस बिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले बाइनरी। बाइनरी का मतलब इट कंटेन्स कमांड यूज्ड बाय ऑल यूजर्स। इसका मतलब कि मान लीजिए मैंने कोई कमांड लगाई, जैसे मैंने कोई कमांड लगाई मान ली एलएस, तो ये एलएस कमांड के बाद क्या हुआ कि फाइलें शो हो गई। ये कहां जाके प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है? बिन के अंदर। मान लीजिए आप एलएस की जगह एलटी लगा दें तो क्या वो काम करेगी? नहीं। मतलब एलएस ही काम करती है, सीडी तो सीडी काम करेगा, सीई काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कमांड है, जैसे मान लीजिए सूडो एसयू है, तो सूडो एसयू की जगह सूडो एसओ कर दो आप, नहीं काम करेगा। तो ये सारी की सारी कमांड प्री डिफाइंड कहां पर होती है? बाइनरी में होती है, कि भाई हमने प्री डिफाइंड कर दिया है, इस कमांड से यही काम होगा, आपको यही लगानी पड़ेगी। क्लियर है? जैसे सी एच मोड है, तो सी एच मोड का मतलब चेंज मोड, लेकिन अगर आपने सी एल मोड कर दिया तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए विंडोज में आईपी कॉन्फ़िग होता है, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल से मैं, है ना, सारी की सारी चीजें देख सकता हूं, लेकिन आईपी की जगह मैंने मान लीजिए आईटी कॉन्फ़िग कर दिया, तो क्या है वो काम करेगी? नहीं करेगी। तो ये कहाँ डिफाइन होती है कि भाई ये सारी की सारी जो कमांड है प्री डिफाइन है, कहाँ होती है? बिन में, बाइनरी में, स्लैश बिन में सारी की सारी जो कमांड्स है वो सेव रहती हैं। आपको उन्हीं को ही चलाना पड़ता है, आपको उनको देखना पड़ेगा कि भाई इस कमांड के लिए, इस काम के लिए हमें ए कमांड लगानी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अब आता है सिस्टम बाइनरी। तो सिस्टम बाइनरी का मतलब क्या होता है? इट कंटेन्स कमांड यूज्ड बाय ओनली रूट यूजर। जो सिर्फ रूट यूजर चला सकता है। एक बात ध्यान रखना, ये जो बिन की जो कमांड्स है ये कोई भी चला सकता है, रूट भी चला सकता है पहले की तरह, या फिर यूजर्स भी चला सकता है। लेकिन जो एस बिन की जो कमांड्स होती है वो सिर्फ रूट यूजर्स ही चला सकता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा एपीटी गेट अपडेट। अब ये अपडेट जो है ये क्या है? एक एस बिन कमांड है। अगर आपने अपडेट करना है तो आपको क्या करेगा? सूडो सू लगाना पड़ेगा, आपको रूट में जाना पड़ेगा। या आपको मान लीजिए कोई रूट की फाइल खोलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपडेट में जाना पड़ेगा, सॉरी, रूट में जाना पड़ेगा। अपग्रेड करना है आपको, कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ चेंजेस करना है,
तो क्या करना पड़ेगा, आपको रूट में जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कमांड्स होती हैं जो सिर्फ रूट यूजर ही एक्सेस कर सकता है, वो ही इसको चला सकता है। इसलिए जब आप काली में चलेंगे ना, तो काली में आपको दो तरह की चीजें मिलती मिलती है, एक तो यूजर्स वाला और एक टर्मिनल वाला। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहां पर मैं जाऊंगा, मैंने काली मशीन ओपन करी, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे काली मशीन ओपन करी, ठीक है, TWR। तो देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर मुझे दो टर्मिनल मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक तो मिलेगा ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे LS, यहाँ पे मान लीजिए मैंने CD टाइप किया, तो ये मुझे बोल रहा है कि सर आप अभी यूजर्स में हो, ठीक है। क्लियर है? यूजर्स का मतलब कि मैं भी इसमें काली काली नाम की यूजर में हूँ, लेकिन अगर मेरे को जाना है रूट यूजर में, तो मैं क्या करूंगा, sudo su, और मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर दूंगा tor, तो यहाँ पे मैं रूट में चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पे रूट आ गया। अब मैं कोई सी भी कमांड यहाँ पे यूज ले सकता हूँ, ठीक है, कोई सी भी कमांड यूज ले सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं कोई सी भी कमांड यूज सकता हूँ, लेकिन रूट से रिलेटेड कमांड यहाँ पे यूज में नहीं ले सकता। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे देखिए मान लीजिए मैं वापस चला गया, मैंने एग्जिट करा, सॉरी एग्जिट। अब देखिए यहाँ पे EXIR लिख दिया, तो क्या ये कमांड है? नहीं है। तो ये कहाँ डिफाइन हो रहा है? बिन में जाके डिफाइन हो रहा है कि भाई आपको एग्जिट तो एग्जिट ही लगाना पड़ेगा, आप कोई और कमांड नहीं लगा सकते। तो मैंने यहाँ पे PWD किया, तो मुझे बोल रहा है कि सर आप होम काली में हो, लेकिन यूजर्स वाले होम काली में। क्लियर? रूट वाले होम, रूट वाले यूजर्स में नहीं हो आप। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो फाइल सिस्टम है वो काम करती है, ठीक है। इसके बाद आता है OPT, मतलब ऑप्शनल। इसका मतलब कि ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। इसका मतलब आपने कोई गूगल क्रोम डाउनलोड कर लिया, ठीक है, बाहर से क्रोम डाउनलोड कर लिया आपने, या मान लीजिए आपने फायरफॉक्स डाउनलोड कर लिया, या आपने कोई EXE फाइल डाउनलोड कर ली। ये सारी की सारी जो फाइल सॉफ्टवेयर कहाँ डाउनलोड होते हैं? OPT में, ठीक है। यूजर्स में भी होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन आप बाहर से कोई डाउनलोड करते हो कुछ भी चीजें, तो वो कहाँ से डाउनलोड, कहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सी डायरेक्टरी में जाता है? /OPT के अंदर। क्लियर? इसके बाद में आता है /DEV, मतलब डिवाइस। इसका मतलब होता है एसेंशियल डिवाइसेस फाइल, दिस इंक्लूड्स टर्मिनल डिवाइसेस, USB और एंड डिवाइसेस अटैच्ड टू द सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी एसेंशियल डिवाइस होती है, जैसे मान लो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए USB है, पेन ड्राइव है, ठीक है, इसके अलावा आपके हार्ड डिस्क के एक्सटर्नल, ठीक है, इसके अलावा माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें, सारी की सारी फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशंस की जो फाइल होती है ना, उससे रिलेटेड फाइल्स कहाँ जाती है? /DEV में, मतलब डिवाइसेस में। क्लियर है दोस्तों? तो ये इस तरह का क्या है, बेसिक लिनक्स का फाइल सिस्टम है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे फाइल सिस्टम में जो डायरेक्टरीज होती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्टॉप करके, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं गया, देखिए यहाँ पे काली मशीन है, यहाँ पे फाइल सिस्टम में गया तो बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी आपको। देखो बिन, रूट, बूट, डेव, ETC, होम, लाइब्रेरी, ठीक है। टेम्प फाइल एक और होती है, इसमें टेम्परेरी फाइलें होती है, यूजर्स, वेरिएबल्स, ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हमारे सिर्फ कुछ काम के, जैसे मैं यहाँ पे देखिए रूट खोलना चाहूँ तो रूट नहीं खुल रहा। क्यों? क्योंकि मैं एक रूट यूजर नहीं हूँ, मैं एक रूट यूजर नहीं हूँ, मैं एक गेस्ट यूजर हूँ। अगर मुझे रूट यूजर खोलना है तो मुझे कमांड लाइन में जाना पड़ेगा, और एक कमांड है उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके मैं इस रूट यूजर में आऊंगा। तो ये कुछ फाइल सिस्टम है जो विंडोज में थोड़ा अलग है, लिनक्स में थोड़ा अलग है, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल ये करना है कि हमें थोड़ा बहुत समझना है, आइडिया लेना है कि लिनक्स में क्या चीजें काम करती है, विंडोज में क्या चीजें काम करती है, दोनों को थोड़ा सा अपन को अंतर करके वो थोड़ा देखना है। तो विंडोज बहुत आसान है, लिनक्स भी आसान है, बस लिनक्स पे हम काम नहीं करते। हमें बचपन से ही विंडोज में काम करना सिखाया जाता है दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बचपन से विंडोज में काम करना सिखाया जाता है, हमें काम करना सिखाया नहीं जाता लिनक्स पे। जबकि बाहर आप जाएंगे ना, बाहर का मतलब, जैसे मान लीजिए एक बार मैं 5 करता हूँ एक बार, जैसे बाहर आप जाएंगे, बाहर का मतलब जैसे आप चले गए यूरोप चले गए, आप अमेरिका चले गए, वहां पे शुरुआत से ही शुरुआत से ही बच्चों को सिखाया जाता है लिनक्स पे काम करना, कि आप लिनक्स पे काम करिए, विंडोज पे काम मत करिए। क्लियर है? बाहर जाएंगे ना आप, तो आपको ज्यादातर लिनक्स मिलेगा, वहां पे बच्चों को शुरुआत से लिनक्स पे काम करना सिखाया जाता है। वहां पे उनको ऐसा नॉलेज दिया जाता है कि उनको याद रखने की मेहनत करनी पड़े, कि हाँ मुझे कमांड याद करनी है, मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है इंडिया में, यहाँ पे शॉर्टकट ढूंढते हैं अपन। अरे यार विंडोज है ना, ज्यादा माथापुड़ी करने की जरूरत नहीं, इंस्टॉल करो चलाओ।
क्योंकि याद रखने की जरूरत मतलब दिमाग पे प्रेशर डालना ही नहीं चाहते स्टूडेंट। अरे दिमाग पे जब तक प्रेशर नहीं डालोगे तब तक कैसे सीखोगे? तो अगर आप कोई चीज सीखनी है तो अपनी बुद्धि पे प्रेशर डालिए, इसको काम में लीजिए। इसको काम में नहीं लेने की वजह से ही इंडिया आज बहुत पीछे है नॉलेज के मामले में। अगर हर एक इंसान अगर इस बुद्धि का सही उपयोग करने लग जाए, नॉलेज गेन करे, तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो शुरू से सिखाता ही नहीं हमें। हमें बस शॉर्टकट तरीके से रटाना वगैरह ये चीज सिखा दी जाती है और हम उसी में फंस कर रह जाते हैं। फिलहाल दोस्तों ये चीजें रेलेवेंस नहीं है। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको लिनक्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको यूज में लेना है, प्रैक्टिस करनी है, फाइल सिस्टम्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए, समझिए और खुद एक बार टेस्ट करके देखिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आज का आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, फिर मैं याद दिला रहा हूँ 2 जून 2024 को अपना बेसिक टू एडवांस एथिकल हैकिंग का कोर्स शुरू हो रहा है लाइव जूम पे। मैं आपसे जूम पे इंटरेक्ट करूंगा। बेसिक 23+ मॉड्यूल्स होंगे, एथिकल हैकिंग से लेकर के सॉरी नेटवर्किंग से लेकर के क्रिप्टोग्राफी तक। ठीक है, 3 बोनस मैंने उसमें जो मॉड्यूल है वो ऐड करे हैं। जैसे पहला नेटवर्किंग है, डीप में नेटवर्किंग पढ़ेंगे। दूसरा है सेटिंग अप लैब, आपको एडवांस और बेसिक दोनों तरह के लैब सेटअप कराऊंगा। ठीक है, और तीसरी चीज है लिनक्स। बेसिक से लिनक्स समझाऊंगा, लिनक्स का पूरा कंप्लीट, जिसको नहीं आती है बिल्कुल भी लिनक्स, उसको भी मैं सिखाऊंगा लिनक्स अच्छे से काम करना। ठीक है, उसके बाद में फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह, अपन सिस्टम हैकिंग वगैरह करेंगे। क्योंकि यूट्यूब पे तो क्या है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा वीडियो अपलोड करने में। और दूसरी बात ये कि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस है, पॉलिसीज हैं, जिनको वायलेट नहीं कर सकते। मैं जैसे सिस्टम एक्सेस, सिस्टम हैकिंग के वीडियोस में इसमें शायद थोड़े बहुत कम डालने पड़ेंगे, है ना, डालूंगा लेकिन वो कम होंगे ना, कंटेंट थोड़ा कम होगा। लेकिन वहां पे अपन पूरा कंटेंट डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ फीस है मात्र 4999 दोस्तों, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहां पे आप जा सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं डेमो स्लॉट, और अपने एथिकल हैकिंग की जर्नी मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। चलिए, इसी एंड पे मैं आपसे विदा लेता हूं आज के लिए। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। अब नेक्स्ट वीडियो पे मैं प्रैक्टिकल शुरू करूंगा, अपन लिनक्स के जो कमांड्स हैं बेसिक, उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों।